नमस्कार। आप शायद ये जानते होंगे कि 1952 में ऑल इंडिया रेडियो से सिनेमा म्यूजिक का प्रसारण बंद हो गया था। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, और आप ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि द लॉस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो बिकेम द गेन फॉर रेडियो सिलोन इन द फॉर्म ऑफ बिनाका गीत माला। आप शायद ये जानते होंगे कि बिनाका में 16 गाने बजते थे, बट आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि 16 गाने क्यों बजते थे। और आप शायद थोड़ा थोड़ा जानते होंगे कि इन गानों की सीक्वेंसिंग या 1 से 16 की पायदान की नंबरिंग किस तरह से हुआ करती थी। और मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि स्वर्गीय अमीन सायानी was not the first choice to host the program of बिनाका गीतमाला। तो चलिए आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाता हूं जो ये सब कुछ जानते हैं। नाम है श्री हरदीप सिंह चावला। He is a mathematician by profession and by passion he is a chronicler of Hindi cinema music। इनके दोस्त इनको प्यार से म्यूजिक की यूनिवर्सिटी कहते हैं। मैं एक बात शर्तिया कह सकता हूं कि इनको जो जो बातें मालूम हैं वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही चुनिंदा लोगों को मालूम होगी। एक अनुरोध है कि अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिंक इज इन द कमेंट बॉक्स। तो म्यूजिक की यूनिवर्सिटी यानी श्री हरदीप सिंह चावला सर, पहले तो ये बताइए कि बिनाका शुरू क्यों और कैसे हुआ। सर, गानों का इफेक्ट बहुत ज्यादा था और तकलीफ यही हो गई कि भाई 52 के आसपास ये कोशिश की गई कि भाई फिल्मी गानों को रेडियो से बंद किया जाए या बैन किया जाए। अब इसके कई कारण हो सकता है गाने अश्लील हो सकता है गाने लोगों को भ्रमित करते हो, पर्सनल चॉइस है उनका। लेकिन गानों को बंद करना और सिर्फ क्लासिकल राग उसको बजाना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनी श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन SLBC। उन्होंने इसको दोनों हाथ से समेट लिया और पहला प्रोग्राम शुरू किया बिनाका गीत माला। इसके लिए उन्होंने बात की थी हमीद सयानी से, जो अमीन साहब के बड़े भाई हैं। तो हमीद सयानी ने उनको कहा कि भी मेरा ये छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता है और ये कॉलेज में बहुत शौकीन है प्रोग्राम करने के, तो आप इसे लीजिए। तो अमीन साहब बिनाका के शुरुआती अनाउंसर बने और आखिर तक बने रहे। अमीन साहब की आवाज बहुत बढ़िया और पेशकश बहुत शानदार थी। इसकी वजह से पहला फायदा तो ये हुआ कि लोगों को टाइम निकालना पड़ा कि हम रेडियो के साथ जुड़ेंगे। जैसे ही प्रोग्राम शुरू होने का होता था, लोग रेडियो के पास पहुंच जाते थे, पान वाले की दुकान पे, रेडियो की दुकान पे, जहां रेडियो बजता हो। शुरू में आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था। आधे घंटे के प्रोग्राम में पुराने गीत बजते थे जो 46 के बाद के थे, लेकिन ज्यादातर गीत KL सहगल के बजते थे। कोई कोई गीत अलग अलग सिंगर्स के भी बजे हैं, पर KL सहगल के गीत ज्यादा बजते थे। लेकिन जब 53 आया, देयर वाज ए चेंज, देयर वाज ए डिसीजन कि भाई ये प्रोग्राम लोगों को बहुत पसंद है, तो क्यों ना इसको बढ़ाकर 1 घंटे का किया जाए। सर, ये 16 गाने वाला क्या किस्सा है? क्योंकि नेट पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि 7 गाने 9 गाने, तो आपको क्या पता है इस बारे में, बताइए। देखिए, जब 53 से 16 गाने बजने लगे तो देयर वर 3 पीपल मेनली इन्वॉल्व, डॉक्टर श्रीराम बोरा, BR चोपड़ा एंड अमीन साहब। अब उस समय एड्रेस जो बना था वो था सिसिल कोर्ट, लैंसडाउन रोड, पोस्ट बॉक्स 439 यानी 16।
तो इस तरह से पहला इफेक्ट ये था कि 16 गाने बजाए जाएंगे, और 16 गाने बजाने का मतलब ये है कि शुरू करेंगे 16 से और आखिर तक 1 तक पहुंचेंगे। अब इनको पायदान कह दिया, 16वीं पायदान, 15वीं पायदान। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि 16 नंबर पे जो गीत था थोड़ा कम पॉपुलर होता था, 15 वाला उससे ज्यादा, 5 नंबर वाला बहुत ज्यादा, और 1 नंबर वाला उस हफ्ते का खास गीत होता था। अगर मुझे सही याद है तो प्रोग्राम इनिशियली 30 मिनट या 35 मिनट का हुआ करता था, 6 या 7 गाने, एंड देन 52 में तो 30 मिनट्स का ही था, तो उसका 7 ही गाने होते थे। हाँ, क्योंकि 3 मिनट का एक गाना होता था, अच्छा, ओके, हाँ, तो 21 या 22 या 23 मिनट गानों में लगते थे, 4 या 5 मिनट बात में लग जाते थे, 30 मिनट में 7। किसी हफ्ते में 8 गीत भी बजे होंगे, लेकिन 7 गीत तो बजते ही थे। आपने सर एक ये बात बताई कि 3 लोगों की कमेटी बनी थी, एंड जो बहुत थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च की तो उसमें था कि इनिशियली प्रोड्यूसर्स का मन था कि जो गाने बजेंगे या उस साल के गाने हैं तो लिसनर्स की तरफ से लेटर्स आएंगे और उनसे इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी कि कौन से टॉप गाने एक इस हफ्ते के या अगले हफ्ते के हैं। बाद में फिर शायद वो और कुछ रिकॉर्ड के सेल्स, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सर ऐसा है कि शुरू में जब गाने बजाए जाते हैं तो गानों का रिकॉर्ड होना जरूरी है, तो रिकॉर्डों की बिक्री होती है, तो किसी गाने का पता नहीं चलता कि कौन सा गाना सबसे ज्यादा, लेकिन रिकॉर्डों की बिक्री तो पता चल जाती है। तो रिकॉर्डिंग की बिक्री से डिसाइड होता था कि कौन से रिकॉर्ड किस फिल्म के किस गाने के ज्यादा बिके हैं, तो उससे पता चलता कि ये गाना ऊपर की तरफ बजेगा, ये गाना थोड़ा नीचे की तरफ बजेगा। तो इस तरह 16वां 15वां पायदान डिसाइड किया जाता था, कम प्रचलित गाने से और ज्यादा पॉपुलर गाने से। और श्रोता संघ कब आए? क्योंकि श्रोता संघ भी मुझे याद है कि मैंने बचपन में सुना था। श्रोता संघ जो है ये तो बाद में इंक्लूड हुए, क्योंकि श्रीलंका से कम 150 डिफरेंट प्रोग्राम्स बने हैं। श्रीलंका में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह प्रोग्राम होते थे, शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक प्रोग्राम होते थे, 8 घंटे के प्रोग्राम होते थे, और फिर बाद में कई सालों बाद 12 से 2 के बीच में भी होते थे। तो श्रीलंका ने करीब 10 घंटे तो गानों को अपने कब्जे में रख लिया था। सर ने एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया मुझे सुनाया। इनका ये मानना है कि बिनाका गीत माला के आने से हिंदुस्तान में रेडियो की सेल्स बढ़ी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिनाका के लिए लोग इंतजार करते थे, और पान की दुकान या रेडियो वालों की दुकान जहां उनको रेडियो नजर आता था उस जगह पहुंच जाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि रेडियो की बिक्री बढ़ी, तो सरकार ने रेडियो की बिक्री के साथ साथ रेडियो का लाइसेंस भी देना शुरू कर दिया। अच्छा, तो शुरू में रेडियो लाइसेंस पे मिलता था, ओके। आप लाइसेंस लेंगे उसके बाद रेडियो लेंगे। तो ये रेडियो को पॉपुलर करने में बिनाका का बहुत बड़ा हाथ है, और इस रेडियो की पॉपुलैरिटी से इस रेडियो लोगों के अंदर विश्वास बैठा और उनके खत बिनाका में पहुंचने लगे। सर ने चूंकि खतों की बात की तो गूगल सर्च के दौरान केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ड्यूरिंग द कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज द प्रोड्यूसर्स वर ऑफ द थॉट कि हफ्तावार प्रोग्राम रहेगा और 60 से 100 के करीब जो है लिसनर्स के फीडबैक यानी लेटर्स पोस्ट कार्ड्स आएंगे। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पहले हफ्ते पहले प्रोग्राम के बाद प्रोड्यूसर्स को 9,000 लेटर आए, and by the year 1953 on an average weekly 65,000 letters जो है प्रोड्यूसर्स को मिला करते थे, जिसमें कि व्यूअर्स अपनी पसंद के गानों की रैंकिंग दिया करते थे। बिनाका गीतमाला की पॉपुलैरिटी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन देन रेडियो सिलोन हिंदुस्तान में काफी मशहूर हो रहा था। ऐसा क्यों था सर, बताएंगे? श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पूरी तरह से संगीत को अपने तरीके से पेश करने के लिए नए नए प्रोग्राम शुरू किए। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन शॉर्ट में 6 से 10 तक सुबह होते थे, 7 से 11 तक रात को होते थे,
और कई सालों बाद उन्होंने फिर 12 से 2 का प्रोग्राम भी शुरू किया। तो आप सोचिए कि कितनी मेहनत वो लोग करते थे। 6 से 10 के बीच में जो 8 से 9 का था, उसमें उसी साल के पॉपुलर गाने बजते थे, जो फिल्में उसी साल रिलीज हुई हैं। जैसे जैसे वो फिल्म पुरानी हो जाती थी, वो गाना उसमें से निकलता जाता था और नई फिल्मों के गाने उसमें ऐड होते जाते थे। सो दैट वाज आल्सो एक क्राइटेरिया जिससे पता चलता था कि कौन से गाने ज्यादा पॉपुलर है, और उस वजह से लोग रिकॉर्ड खरीदते थे। क्यों? क्योंकि गाने पॉपुलर हो गए, गाने याद हो गए, लोगों को पता चल गया। सो दैट वाज 8 से 9 का प्रोग्राम। इसी तरह रात को उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम शुरू किए, 7:30 से 8 और 8 से 8:30, बहुत बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए। वो इतने खास थे कि लोग बेचैन हो गए। मुझे याद है, मेरे कई रिश्तेदार वो आके मुझसे डिस्कस करते थे कि सरदार जी, ये क्या प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है। हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। एक प्रोग्राम होता था जब आप गा उठे, तो आप उसमें एक कहानी भेजते थे, श्रोता लोग कहानी भेजते थे कि किस वजह से उनके मुंह से ये गाना निकल गया, वो गाना बजाते थे। Nice. एक होता था दृश्य और गीत, यानी फिल्म का जो दृश्य है वो कैसे फिल्म में चल रहा है और उस दृश्य के कहाँ पे पहुंचने के बाद गाना शुरू होता है, तो वो भी वो श्रीलंका में एक्सप्लेन किया जाता था। तो श्रीलंका ने गानों को इस तरह से अपने पास समेट के रख लिया था कि उनके पास प्रोग्रामों की लाइन लग गई। और रात के समय एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने बनाया, दो पहलू दो रंग दो गीत। दो पहलू दो रंग दो गीत का मतलब ये है कि एक ही गीत दो सिंगर्स के गाए हुए। उस समय हेमंत कुमार लता के गाए हुए, तलत लता के गाए हुए, तलत आशा के गाए हुए, रफी लता रफी आशा के गाए, एक ही फिल्म में ऐसे गीत होते थे। जैसे एग्जाम्पल है, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, ये गीता दत्त का है और यह गीत हेमंत कुमार की आवाज में है। इसी तरह आ लौट के आजा मेरे मीत, ये बाद में आया है, मुकेश की आवाज में, लता की आवाज में। Okay. जीवन के सफर में राही, किशोर कुमार की आवाज में, लता की आवाज में। तो दो पहलू दो रंग दो गीत, ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हुआ था, लोग इंतजार करते थे। तो बिनाका गीतमाला के एपिसोड्स मुंबई में रिकॉर्ड होते थे एंड दे वर डिस्पैच्ड बाय एयर टू कोलंबो, जहां रेडियो सिलोन उनको ब्रॉडकास्ट करता था। बिनाका गीतमाला की लोकप्रियता इतनी बढ़ी, या यूं कहें कि रेडियो सिलोन से बजने वाले हिंदी सिनेमा गीतों की इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि इन द ईयर 1957 ऑल इंडिया रेडियो स्टार्टेड इट्स फिल्मी संगीत चैनल विविध भारती। 1989 में आफ्टर 37 इयर्स बिनाका गीतमाला की वापसी हिंदुस्तान में विविध भारती के ऊपर हो गई। शेयरिंग सम टिडबिट्स, 1953 में सबसे ज्यादा बजने वाला गाना, उस समय सरताज गीत नहीं हुआ करते थे, ये जिंदगी उसी की है, संग बाय लता जी, मूवी वाज अनारकली। एंड द लास्ट सरताज सॉन्ग ऑफ बिनाका गीतमाला वाज चोली के पीछे क्या है, इन द ईयर 1994। बिनाका गीतमाला के प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा बजने वाले सरताज गीतों के गायकों की बात करें तो नाम है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का, जिनके गाए गाने 19 बार बजे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इसको 17 बार भी कहा गया है। बचपन में हमें दो रेडियो प्रोग्राम्स का बेसब्री से इंतजार रहता था। एक था मोदी के मतवाले राही और दूसरा था बिनाका गीतमाला। मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूं कि 3 generations of the Indian society are connected with Binaka Geetmala. With the rise of satellite television, टीवी के म्यूजिक प्रोग्राम्स ज्यादा पॉपुलर होने लगे। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि बिनाका की लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म हुई और 1994 में इसका आखिरी ब्रॉडकास्ट हुआ। इफ यू फॉलो द जर्नी ऑफ बिनाका गीतमाला, तो आप कहीं ना कहीं ये समझ पाएंगे कि द इवोल्यूशन ऑफ हिंदी सिनेमा म्यूजिक पोस्ट 1950 और बिनाका गीतमाला की जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं इंटरट्वाइंड है।
आगे के एपिसोड्स में वी वुड लाइक टू प्रेजेंट आवर पर्सपेक्टिव ऑन द एंटायर कैनवस ऑफ हिंदी सिनेमा म्यूजिक। तो जुड़े रहिए म्यूजिक की यूनिवर्सिटी से। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।